दुनिया भर में जितने भी पशु हैं उन पशुओं का अपना अलग अलग क्या होता है, महत्व होता है। और सभी पशुओं का प्रयोग जो है कि अलग अलग प्रकार से किया जाता है। कुछ पशुओं का जो पालन है वह दूध के व्यवसाय के लिए किया जाता है, ठीक है। कुछ पशु जो हैं वो मांस के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं और कुछ पशु जो हैं वो ऊन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पशुपालन क्रियाओं में दूध, मांस और ऊन का जो व्यवसाय होता है वो प्रमुख है और इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम दूध की बात करें तो शॉर्टकट में हम देखते हैं दूध उत्पादन के लिए हमें मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पशुओं के लिए होना चाहिए। वर्षा जो है कि 100 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए ताकि पशुओं के लिए आवश्यक चारा उपलब्ध हो सके। 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान पशुओं को नहीं चाहिए, नहीं तो उनके दूध पे क्या होता है, असर पड़ता है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों में दुनिया की अलग अलग जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां पशुपालन का कार्य करती हैं, जिसको कि पशुचारण बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, पशुचारण बोलते हैं, ठीक ना। तो ध्यान देना है यहाँ पे। कुछ पशुचारण जनजातियों को भी हम देखते हैं जो पशुचारण है, मतलब खानाबदोशी जीवन व्यतीत करती है पशुओं के साथ, जैसे कि मसाई, अफ्रीका के मसाई, ठीक ना, बद्दू जनजाति, इसी तरीके से मध्य एशिया में कजाक जनजाति है। ये सब पशुपालन का कार्य करते हैं और पशुपालन का कार्य जो जनजातियां करती हैं वो अपने जीवन निर्वाह के लिए करती हैं, ठीक है। मसाई लोग हैं, गाय पालते हैं। इसी प्रकार से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में पशु पाले जाते हैं, जैसे कि एस्किमो जनजाति है, रेंडियर का पालन करती है, उससे अपना जीवन का निर्वहन करती है, ठीक ना। संपूर्ण विश्व के अगर पशुओं को हम दो भागों में बांटें, संपूर्ण विश्व के जो पशु हैं अगर हम उनको दो भागों में बांटें तो एक पशु आते हैं जो दुधारू पशु हैं, है ना, जो जिनको हम बोलते हैं चौपाया। चौपाया पशुओं में क्या आएगा, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, भेड़, ऊंट, ये सब क्या हैं, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से पाले जाते हैं। कुछ पशु हैं जैसे कि घोड़ा, गधा, खच्चर, बैल, याक, इस टाइप के पशु, ठीक है। इस टाइप के जो पशु हैं वो लद्दू पशु कहलाते हैं, जिनका माल ढोने के उपयोग में इनको लाया जाता है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले समझेंगे दुग्ध उत्पादन को, देखते हैं दुग्ध व्यवसाय को कि दुग्ध व्यवसाय किस तरीके से कार्य कर रहा है और किस दुनिया में कहाँ पे होता है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि भारत पशुधन के मामले में दुनिया में नंबर 1 पे चलता है ना। भारत का स्थान पशुधन के मामले में, मतलब सबसे ज़्यादा पशु कहाँ हैं, भारत में। भारत में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे है, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन में भी भारत क्या है, नंबर 1 पे है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में होता है, क्लियर। उसके बाद कहाँ होता है, यूएसए में होता है, अमेरिका में, क्लियर। उसके बाद कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है। तो ये 3 देश आप याद रखिए। भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में पहले स्थान पे आता है। तो भारत जो है दुग्ध उत्पादन के मामले में दुनिया में क्या है, पहले स्थान पे आता है। पशुधन के मामले में पहले स्थान पर है। भारत पूरी दुनिया का 21% दूध का उत्पादन अकेले करता है। पूरी दुनिया में भारत 21%, पूरी दुनिया का मान लीजिए कि 100% दूध का उत्पादन हो रहा है, जिसमें से 21% दूध का उत्पादन अकेले कहाँ होता है, भारत में होता है। दुनिया के सभी हिस्सों में दूध उत्पादन की दृष्टि से केवल और केवल गायें पाली जाती हैं, ठीक ना। लेकिन दक्षिण एशिया में, भारत में, पाकिस्तान में और अफ्रीका के कुछ देशों में भैंसें भी पाली जाती हैं। तो मुख्य रूप से जो दूध उत्पादन का काम होता है भारत में वह गाय और भैंसों दोनों से लिया जाता है, जबकि बाकी दुनिया में केवल गायों से लिया जाता है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि दुग्ध प्रोडक्ट्स की,
ठीक ना। दूध उत्पाद की हम लोग बात करते हैं, दूध उत्पादों की श्रेणी में मक्खन, पनीर, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक ना। न्यूजीलैंड से आने वाला ग्लैक्सो सूखा दूध होता है, उसका नाम याद रखिए, कहाँ से आता है, न्यूजीलैंड से आता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, ग्लैक्सो। ग्लैक्सो दूध पाउडर होता है, इसका पैकेट आप लोग देखे होंगे, यह जो है न्यूजीलैंड से आता है। तो न्यूजीलैंड भी क्या है, दूध और मक्खन का अच्छा उत्पादक है। अच्छा, अगर हम एक डाटा की बात करें, आंकड़ा याद रखिएगा, डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ का मक्खन उत्कृष्ट होता है। किसके लिए फेमस है, डेनमार्क मक्खन के लिए। यहाँ का मक्खन विश्व का सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट मक्खन माना जाता है डेनमार्क का, और डेनमार्क के बाद मक्खन के उत्पादन में न्यूजीलैंड का स्थान आता है। तो ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक ना। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि प्रति पशु दूध सर्वाधिक किस देश में निकाला जाता है, तो वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड का नाम आप याद रखेंगे। नीदरलैंड में प्रति पशु जो दुग्ध का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है, मतलब नीदरलैंड की जो गायें हैं वो सर्वाधिक दूध देती हैं, ठीक ना। ये बात समझ में आ रही है ना। प्रति पशु दूध मतलब दूध देने के मामले में जो दूध का प्रोडक्शन है, प्रति पशु मतलब प्रति पशु दूध का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, नीदरलैंड में। और कंबाइंड रूप से सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। लेकिन प्रति पशु दूध की बात की जाए कि पशु सबसे ज़्यादा किस देश के दूध देते हैं, तो नीदरलैंड की गायों का जो दूध होता है वो सर्वाधिक बढ़िया होता है। अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है कि अच्छे और बड़े पैमाने पर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में बड़े पैमाने पर डेयरी उद्योग किया गया है। डेयरी फार्म विकसित हैं और अलग अलग प्रकार की गायों की नस्लें भी वहाँ पे हैं, जैसे कि जर्सी हैं, ठीक है, आयनशायर हैं, रेनफोर्ड हैं। इस प्रकार की गायें ऑस्ट्रेलिया में अच्छे तौर पे पाली जाती हैं, जिनका दूध जो है कि उत्कृष्ट होता है। अब यहाँ से अगर हम आगे बात करेंगे, प्रति पशु दूध नीदरलैंड का क्या होता है कि सर्वाधिक होता है, ठीक ना। तो ये पूरा क्या रहा, दूध का आंकड़ा रहा। दूध के आंकड़े के बाद अगर एक चीज़ और, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया में सर्वाधिक दूध की कमी किस देश में होती है, तो दुनिया में सर्वाधिक दूध की जो कमी होती है वो चीन में होती है। चीन में दूध के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है और खपत दूध की बहुत ज़्यादा है, इसलिए चीन ऐसा देश है जहाँ पर दूध की क्या होती है, कमी होती है। क्लियर। आइए, दुग्ध उत्पादों के बाद अब हम बात करेंगे, ये सारा आंकड़ा जो भी हमने बताया है आप याद रखेंगे। हाँ, एक चीज़ और, अगर जलवायु पूछे तो शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु डेयरी उत्पादों के लिए, पशुओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जिसको समशीतोष्ण भी आप कह सकते हैं। समशीतोष्ण जलवायु और शीतोष्ण जलवायु पशुओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पशुओं में बहुत सारे रोग भी लगते हैं, उन रोगों से बचाव के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं, जैसे कि सीसी मक्खी है ना, ब्राज़ील की सीसी मक्खी काफ़ी बड़े पैमाने पर पशुओं को नुकसान पहुंचाती है। तो इसी तरीके से और भी बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों से हमें पशुओं की क्या करनी पड़ती है, सुरक्षा करनी पड़ती है। बड़े बड़े बाड़े होते हैं, क्या होते हैं, बड़े बड़े बाड़े होते हैं। इन बाड़ों को अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक ना। तो अब दुनिया के किस हिस्से में पशुओं के बाड़े को, बाड़े का मतलब क्या होता है कि चारागाह होता है, एक बहुत बड़ा चारागाह का क्षेत्र होता है जिसके चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ और कटीले तार लगा दिए जाते हैं, ठीक है, बाड़ बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, रैंच। और एक रैंच में 1 लाख से 2 लाख तक के पशु होते हैं, उसमें नस्ल सुधार का प्रोग्राम भी चलता है और उसको देखने के लिए जो है कि ग्वाले भी लगाए जाते हैं। क्लियर है, उनको देखने के लिए ग्वाले भी लगाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में जो पशु पाले जाते हैं रैंचों में, बड़े बड़े रैंचों में, वहाँ पर जो
उसकी देख रेख करने वाले होते हैं, उन देख रेख करने वालों को क्या बोला जाता है? ग्वाको बोला जाता है। हाँ, उनकी देख रेख करने वालों को क्या बोला जाता है? ग्वाको बोला जाता है। ठीक। मैक्सिको में, अगर हम मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में जो बड़े बड़े बाड़े होते हैं, जो बड़े बड़े रेंच होते हैं, मैक्सिको में इस प्रकार के रेंचों को हैसिएंडा बोला जाता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रेंचों को, ठीक है, पशुओं के बाड़ों को क्या बोला जाता है? स्पेसियस बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिको के रेंचों को हैसिएंडा बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रेंचों को स्पेसियस बोला जाता है। अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका के रेंचों को एस्टेंसिया बोला जाता है। ये आंकड़े आप याद रखेंगे। दक्षिणी अमेरिका के रेंचों को एस्टेंसिया और दक्षिणी अमेरिका के चरवाहों को ग्वाको बोला जाता है। अमेरिका के जो बाड़े होते हैं उसको हैसिएंडा, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो बाड़े हैं इन बाड़ों को बोला जाता है स्पेशियस। क्या? आर्थिक भूगोल में आंकड़ा ही बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो थोड़ा ऐसे टफ हो जाता है। हाँ, आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। ठीक ना, आइए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे मांस उद्योगों की। मांस उद्योगों में कुछ डाटा आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा दुनिया में मांस का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन करने वाला देश चीन है। और भेड़ों के मामले में भी अगर हम भेड़ पालन की बात करें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? चीन में। दूसरे नंबर पर आता है भारत का स्थान। दुनिया में भेड़ों के मामले में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। और मांस उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान 5वां है। आप याद रखेंगे, मांस उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? 5वां है और चीन का पहला है। अगर हम बात करें कि मांस के निर्यातक देशों में तो मांस का सर्वाधिक और सबसे बड़ा निर्यातक ब्राज़ील है। ध्यान दीजिएगा, आंकड़ों पर ध्यान देना है। मांस का जो उत्पादक है वो चीन है सबसे बड़ा, लेकिन निर्यातक कौन है? ब्राज़ील। क्योंकि मांस में जितना उत्पादन होता है उसका बहुत से ज़्यादा क्या हो जाता है? उसमें खर्च हो जाता है। आप जानते ही हैं, उपभोग हो जाता है। चीन में सब मांस खाने वाले ही पड़े हैं तो सब खा डालते हैं। तो निर्यात सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? ब्राज़ील करता है। अगर गौ मांस की बात की जाए तो गौ मांस का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन है? अमेरिका है। ठीक ना। और गौ मांस को सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश कौन सा है? तो गौ मांस का सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश है रूस। आप इन आंकड़ों को नोट कर लेंगे, याद रख लेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए कि सर्वाधिक जो है मांस का जो केंद्र है अमेरिका में वो है शिकागो। शिकागो मांस के उद्योग के लिए और मांस के केंद्र के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का शिकागो जो शहर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? फेमस है, विख्यात है। तो ये कुछ आंकड़े थे मांस उत्पादन के। भारत का स्थान 5वां, चीन का स्थान पहला, निर्यातक देशों में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। ये आंकड़े आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। इसके अलावा अर्जेंटीना एक ऐसा देश है, अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जहाँ पर अल्फाफा घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? अल्फाफा। अल्फाफा घासें पशुओं के लिए होती हैं और अर्जेंटीना में जो पशु पाले जाते हैं वो मांस उद्योग की दृष्टि से ही पाले जाते हैं। मतलब अर्जेंटीना में जितने भी पशु पाले जाते हैं उसमें से 10% को छोड़ करके बाकी सभी पशुओं का मांस ही निकाला जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी जो गायें पाली जाती हैं, भेड़ें पाली जाती हैं, इनका भी मांस ही निकाला जाता है। ठीक है, ये भी इनका भी प्रोडक्शन होता है मांस के थ्रू ही, है ना। मांस के काम में इनको लिया जाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे ऊन की। तो ऊन का जो उत्पादक देश है वो है ऑस्ट्रेलिया।
सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऊन भेड़ से, बकरी से, ऊँट से भी प्राप्त किया जाता है और सर्वाधिक जो अच्छा ऊन होता है वो मैरिनो ऊन होता है। मैरिनो ऊन मैरिनो भेड़ से प्राप्त किया जाता है। हाँ, मैरिनो ऊन सबसे अच्छा ऊन होता है जो मैरिनो भेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रकार है उनका वह है क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड भेड़ों से ऊन प्राप्त किया जाता है। और जो तीसरा प्रकार का ऊन होता है वो होता है गलीचा। गलीचा निम्न कोटि का ऊन होता है, बिल्कुल ही निम्न कोटि का, ठीक है। इससे कारपेट वगैरह बनाया जाता है और अच्छी अच्छी शालें जो है मैरिनो ऊन से ही बनाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में है ना, अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका में अंगोरा बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, अंगोरा बकरी से क्या होता है, अफ्रीका में ऊन प्राप्त किया जाता है। ईरान और तुर्की जैसे देशों में ऊंट से ऊन प्राप्त होता है। किसमें? ईरान और तुर्की जैसे देशों में ऊंट से ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊंट से, ऊंट जो है ऊन निकालने के काम में लिए जाते हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, कुछ ऐसी नस्लें हैं ऊंट की जिनसे ऊन जो है निकाला जाता है। ये कुछ चीज़ें थी जिन चीज़ों को हम लोगों ने क्या समझ लिया। तो ऑस्ट्रेलिया ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। CIS देशों का दूसरा स्थान आता है, ध्यान रखिएगा आप, CIS देशों का उनके उत्पादन में दूसरा स्थान है और न्यूजीलैंड का तीसरा स्थान आता है। न्यूजीलैंड में भी जो है भेड़ें पाई ली जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी भेड़ें पाई जाती हैं, ठीक ना। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिन आंकड़ों को हमने आपको क्या किया है, बता दिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से इन आंकड़ों को क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत पहले स्थान पे आता है। सर्वाधिक पशुधन किस में है? भारत में है। भारत के बाद USA का नंबर आता है। USA के बाद चीन का नंबर आता है। चीन नोट करिएगा इसको, USA के बाद चीन का नंबर आता है। चीन के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ब्राज़ील का नंबर आता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो आवश्यक दशाएं हैं पशुओं के रहने की वो शीत शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु है। इसके अलावा 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान इन्हें नहीं चाहिए। प्रति पशु दूध उत्पादन के मामले में नीदरलैंड का प्रथम स्थान आता है, प्रति पशु दूध उत्पादन के मामले में। और वर्षा छोटी छोटी घासें होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर ही बारिश चाहिए। क्लियर? अच्छा, एक चीज़, जब रैंचों में इतने बड़े बड़े, जब पशु रैंचों में, बाड़ों में जब 1-1 लाख 2-2 लाख जानवर होते हैं तो क्या उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं होती है? इसीलिए हमने कहा कि 38 डिग्री सेल्सियस तक का ही तापमान चाहिए, उससे ज़्यादा तापमान सही नहीं होता है पशुओं के लिए। और वर्षा भी 75 से 100 सेंटीमीटर हल्की हल्की होनी चाहिए ताकि हल्की हल्की घासें क्या हो, उत्पन्न हो, ठीक ना। तो 1 लाख से 2 लाख जब पशु रैंचों में होते हैं, इन प्रकार के रैंचों को दक्षिण अमेरिका में एस्टेंसिया कहते हैं और उनकी देखभाल करने वालों को क्या बोलते हैं, ग्वाको। मैक्सिको में इस प्रकार के रैंचों को हैसिएंडा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस प्रकार के रैंचों को स्पैशियस बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा, प्रति पशु जो दूध उत्पादन इधर, हाँ, ये 75 से 100 सेंटीमीटर तक का क्या होगा, बारिश होगा, तो पशुओं के लिए बहुत किसी घर की ज़रूरत नहीं होती है रखने के लिए, ठीक है। वो 24 आवर क्या कर सकते हैं, खुले में आराम से बाहर रह सकते हैं। उनकी बीमारियों के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए होते हैं। हज़ारों एकड़ में ये रेंज फैले होते हैं, ठीक ना, लंबे लंबे रेंज होते हैं, बहुत बड़े बड़े। इसके बाद डेनमार्क मक्खन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। न्यूजीलैंड द्वितीय स्थान रखता है। जो ग्लैक्सिको दूध का पाउडर आता है वो न्यूजीलैंड से आता है। ये बात आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। दुनिया का 21% दूध भारत अकेले उत्पादित करता है। उसके बाद अगर हम मांस उद्योग की बात करेंगे तो मांस उद्योगों में विटम एक शहर है जो ऑस्ट्रेलिया में मांस उत्पादन के लिए फेमस है। मांस उत्पादन की दृष्टि से चीन का सर्वप्रथम स्थान आता है। भेड़ पालन में भी चीन का प्रथम स्थान आता है। लेकिन अगर सूअर की मांस की बात करेंगे तो जो सूअर का मांस है
वो अमेरिका में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है, ठीक ना, और चीन में भी किया जाता है। और चीन की खासियत क्या है, चीन के हर प्रांत में ही सूअर का मांस निकाला जाता है, ठीक है। तो सूअर के मांस के मामले में चीन और अमेरिका आगे हैं। सूअर का मांस जो है कि फ्रांस में आयात किया जाता है, यूरोपीय देशों को भेजा जाता है। एक बात आप ध्यान देंगे कि जो प्रति पशु दूध का जो उत्पादन होता है वह यूरोपीय देशों के जैसे नीदरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, इन सब में ही अच्छा क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु शीतोष्ण है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी नहीं पड़ती है और ठंडी से बचा करके वो लोग रखते हैं इनको। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर उनकी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या की हैं, पढ़ी हैं। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारा जो जैविक रिसोर्स है, बायोटिक रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हम लोग के क्या हुए, ख़त्म हो गए। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक ना। ये पशुपालन क्रियाएं था, एनिमल हस्बेंड्री थी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमुख हैं वही हमने आपको बताया है, ठीक है। अब जैसे जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें उत्तर लिखना होता है कि बताइए ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में डेयरी उद्योग की व्याख्या करिए, या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डेयरी उद्योग पर एक निबंध लिखिए या टिप्पणी लिखिए। तो बाकायदा उसमें आपको लिखना होता है क्या, तापमान, इतने तापमान में इन जगहों पर इस प्रकार की, ठीक है, जैसे कि हेयरफोर्ड, आयरशायर और इस प्रकार की जो गाय हैं, जर्सी है, इस प्रकार की गाय क्या है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। तापमान आप लिखेंगे ऐसा चाहिए, अब बारिश कम चाहिए, तो पूरा आप इसको एक एक टॉपिक करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। भाई किसी भी पशु के रहने के लिए क्या चाहिए, हमने आपको तापमान बता दिया 38 डिग्री सेल्सियस का, है ना। तो किसी भी उद्योग के बारे में जब आंकड़े आपको पता रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, उसमें लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आंकड़ों का याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है।